जॉन्डिस एक रूटीन फिजियोलॉजी है और ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है जो कि अपने आप आता है और अपने आप जाता है। कुछ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करानी पड़ेगी जिससे कि उनका ब्रेन अच्छा डेवलप हो। किस तरीके की डाइट हमें चेंज करनी चाहिए 6 मंथ के बाद? तो उन्होंने अन्नप्राशन को सिर्फ एक रीति रिवाज बना के रख दिया है कि उस दिन कोई बड़ा आएगा, खीर चटाएगा और दैट्स ऑल। ये प्रॉब्लम भी अब ये खड़ी हो रही है कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है, शांत हो गया है बिल्कुल। तो इस फेज पे हमारे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देर से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, हाइपर एक्टिव हो गए हैं, ये सारी समस्याएं मोबाइल से आ रही हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी है जीरो, खाना है बिल्कुल बेकार, तो बच्चों की फिजिकल हेल्थ और उसकी वजह से मेंटल हेल्थ दोनों बर्बाद हो रही है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे बच्चों में तमाम तरह की शिकायतें आती हैं, वो बार बार बीमार पड़ते हैं और अक्सर पेरेंट्स इन चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं। बच्चों में ना बोलना, मोबाइल की एक लत, और वहीं अगर न्यू बोर्न बेबी की बात करी जाए तो न्यू बोर्न बेबी के साथ आजकल जो चीज़ें देखी जा रही हैं कि नए तरीके की बीमारी भी उनके साथ आ जाती हैं, जिनको लेके हम अक्सर बहुत परेशान होते हैं। तमाम तरह के घरेलू उपाय करने लगते हैं, अपने डॉक्टर से संपर्क करने लगते हैं, लेकिन जो सुझाव मिलने चाहिए, जो डायरेक्शन मिलने चाहिए, वो एक्यूरेट मिल नहीं पाते हैं। और उन्हीं सारे सवालों का जवाब लेने के लिए मैं आ गई हूँ डॉक्टर अजय वाजपेयी जी के पास। अजय वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। और आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सर कि जिस तरीके से हमारे न्यू बोर्न बेबीज़ हैं, जिस तरीके का सीज़न अभी चल रहा है, बिल्कुल ठंड अभी गई है और गर्मी की बिल्कुल दस्तक हुई है, तो इस वक्त किस तरीके से हमारे न्यू बोर्न बेबीज़ को प्रिटेंड करना चाहिए, किस तरीके से हम उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं? हाँ, बहुत सही आपका क्वेश्चन है कि ये जो बदलता हुआ मौसम है, हम उसमें अपने न्यूबॉर्न बेबी को कैसे बचाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस समय बीमार होकर आ रहे हैं, कहीं जुकाम हो जा रहा है, कहीं खांसी हो जा रही है, कहीं उनको लूज मोशंस हो जा रहे हैं, जो कि न्यूबॉर्न्स में कम से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि न्यूबॉर्न केयर जो होती है बिल्कुल अलग होती है। तो जनरली इस समय क्या करना है, क्योंकि अभी अभी ठंड गई है और गर्मी शुरू हो गई है, होता क्या है जनरली आजकल की डेट में हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना एसी और कूलर इन सबके बहुत बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं। बिल्कुल। तो हमें कोशिश करनी है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे घर में एक नया मेहमान आया है जो कि बहुत छोटा है और जिसकी इम्यूनिटी अभी बहुत अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हमने बच्चे को कवर कैसे किया हुआ है, कितना कवर किया हुआ है, क्या हमारे बच्चे को कूलर की ज़रूरत है, क्या हमारे बच्चे को एसी की ज़रूरत है या उसको पंखे की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो हम इस्तेमाल करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। अब मदर कह रही है कि मुझे गर्मी लग रही है या फादर कह रहे हैं मुझे गर्मी लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, और बच्चा हमारा छोटा है वो उनके साथ में ही है, तो हमें थोड़ा सेक्रीफाई करना पड़ेगा, अपनी एसी और कूलर की आदत को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा मेहमान अभी इससे अभ्यस्त बिल्कुल नहीं है। तो जो रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एसी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कूलर के सामने नहीं लेटना चाहिए, पंखे के नीचे नहीं लेटना चाहिए, इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमको। सर बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही कि हम कहीं ना कहीं न्यू बोर्न बेबी आ तो जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रूम का टेम्परेचर किस हिसाब से हो। ये बिल्कुल अच्छी बात आपने बताई हमारे दर्शकों को। अब सर अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इस वक्त आपके पास न्यू बोर्न बेबीज़ को लेके किस तरह के डिजीज़ सामने आपके आ रहे हैं? देखिए, न्यूबॉर्न बेबी का जनरली सीजन से कोई संबंध नहीं होता। ओके। न्यूबॉर्न की एक अपनी अलग समस्या होती है कि बच्चा पैदा होने के बाद रोया कि नहीं रोया, बच्चे को हमारे सांस की प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई, और लास्ट बच्चा हमारा जो है वो जॉन्डिस हुई कि नहीं हुई। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों में ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे ही हमारा बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने देखा या नहीं देखा या वह कहीं पे भी रहा, अगर हम उसको घर ले गए तो घर जाने के बाद हमें ये ज़रूर देखना है कि बच्चा हमारा फीड कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसने प्रॉपर दूध लिया कि नहीं, बच्चे हमारा प्रॉपर सो रहा है कि नहीं सो रहा है, बच्चे को हमारा कोई कलर उसका नीला या पीला तो नहीं पड़ रहा। नीला का मतलब हुआ कहीं हमारे बच्चे को सांस में प्रॉब्लम तो नहीं, और पीला का मतलब कहीं उसको जॉन्डिस तो नहीं, बच्चे को कोई झटके तो नहीं आ रहे, बच्चा हमारा कोई अकड़ तो नहीं रहा। अगर हम इन 2-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये वार्निंग साइन कहलाते हैं बेसिकली। अगर हम इन 2-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे हमारे स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल अच्छी बात बताएं कि बॉडी साइंस से ही हम समझ सकते हैं कि हमारे बच्चों में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, उनके इन सिम्टम की वजह से कौन से रोग
की दस्तक हमारे हमारे दरवाजे पास पे आ गई है। Definitely. सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं, अमूमन ये देखा जाता है कि बच्चा फीड नहीं कर रहा है। घर में बात करी जाए, बूढ़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि हर घंटे फीड कराओ ताकि बच्चा फुलफिल रहे, ज़्यादा चिड़चिड़ाया नहीं, उसको भूख लगेगी। और देखा जाता है कि घंटों घंटों जो न्यूबॉर्न बेबी है वो सो रहा है और इस बीच में माँ जो है वो परेशान होती है कि मेरा बेबी जो है वो भूखा रह गया। फीड करने वाली एक समस्या भी सामने आने लगती है, इसको लेकर लोग डॉक्टरों के पास पहुँच जाते हैं। तो सर इसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अच्छी बात आपने ये बताई कि आप अपनी समस्या को लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप अपनी समस्या लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी आदत है कि हम दादी से पूछ रहे हैं कि नानी से पूछ रहे हैं कि पड़ोस वाली आंटी से पूछ रहे हैं कि बुआ से पूछ लिया फ़ोन करके। ये प्रैक्टिस सबसे ख़राब होती है। तो अगर हमारे बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहला हमारा कि हमारे कंसल्टेंट ने हमसे क्या बताया, क्या नहीं बताया और हमें क्या पूछना है। दूसरी बात आपने कही कि हमारे बच्चे जो है घंटों सोते रहते हैं। तो डेफिनेटली किसी भी न्यूबॉर्न बच्चे को 18 घंटे 17 घंटे सोना चाहिए। अगर वो नहीं सो रहा तो प्रॉब्लम है, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसके पेट में प्रॉब्लम है, उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, उसको प्रॉपर फीड नहीं मिल पा रहा है। इस तरह की बहुत सी सारी समस्याएं होती हैं जो हो सकती हैं। तो अगर बच्चा हमारा प्रॉपर फीड ले रहा है और प्रॉपर सो रहा है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, जहाँ तक फीडिंग की आपने बात करी तो हमारे हर बच्चे को कम से कम 1 सवा घंटे 1.5 घंटे में उसको दूध जरूर मिलना चाहिए। अगर वो इतना दूध पी रहा है, और जो सबसे खराब प्रैक्टिस है कि बच्चा रोया नहीं कि उसको दूध लगा दिया, ये काम हमको नहीं करना कि हमने 10 मिनट पहले ही दूध पिलाया था, बच्चा रोने लग गया, हमने फिर फीड करा दिया, 10 मिनट बाद फिर रोने लग गया, हमने फिर फीड करा दिया। ये प्रैक्टिस सबसे गलत है। अगर हमारा बच्चा प्रॉपर एक दूध पी रहा है, उसका पेट भर रहा है, माँ को ठीक ठाक फीड हो रहा है, या हम ऊपर का दूध पिला रहे हैं, तो उसके पीने के बाद हमारा बच्चा सोना चाहिए। एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का हमको उसको इंटरवल देना चाहिए, उसके बाद ही हमें नेक्स्ट फीड कराना है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि 17 से 18 घंटे न्यूबॉर्न को सोने देना चाहिए, लेकिन कुछ फैमिलीज में ये भी देखी जाती है कि बच्चा जो है वो दिन में सो ले रहा है और पूरी रात वो जाग रहा है। बिल्कुल। वो एक उसका एक रूटीन बना हुआ है। इसको लेकर कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसको कुछ कुछ देर में उसको जगाते हैं। तो ये कितना बच्चे के लिए अच्छा माना जाए या फिर खराब स्थिति में देखी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रेस्टिंग पीरियड में होता है बेबी तो वो ग्रोइंग पीरियड में होता है। बिल्कुल, ये भी देखा जाता है। बिल्कुल। तो क्या बीच में जो ये इंटरप्शन होता है ये सही होगा न्यूबॉर्न के लिए? किसी भी बच्चे को न्यूबॉर्न से लेके हमारे पास, मतलब ये मान के चलिए कि 3 महीने तक उसकी जो स्लीप साइकिल है वो उसकी वही साइकिल होती है जो उसके माँ के पेट में होती है। ठीक है? कैसे? दिन में बच्चा हमारा जो है वो सोएगा और रात में जगेगा। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है जिसको हर माँ बाप को समझना चाहिए। जनरली जो बच्चा माँ के पेट में होता है वो माँ के पेट में क्या होता है, जब दिन भर माँ काम कर रही होती है तो वो सो रहा होता है, और जब माँ रात में सो रही होती है तो वो अपना चक्कर काट रहा होता है, घूम रहा होता है, लात मार रहा होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो कर रहा होता है। जनरली माँ को भी जो किक की आवाज़ आती है या लात मारने की जिसको हम आवाज़ बोलते हैं वो रात ही में ज़्यादा सुनाई देती है, क्योंकि बच्चा उस समय एक्टिव ज़्यादा होता है। और अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसके पास पुरानी वही चीज़ें हैं, वो उसी को दोहरा रहा है, वही उसका रूटीन है। धीरे धीरे करके 2 से 3 महीना 3.5 महीने में कहीं जाके उसका रूटीन टूटता है। उसके बाद वो धीरे धीरे दिन में सोना शुरू करता है, दिन में जागना शुरू करता है और रात में सोना शुरू करता है। उसके लिए हमें जगाना नहीं है बार बार, वो उसका रूटीन है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, वो उसको कर रहा है। बिल्कुल सही सर। जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि सोने की जो प्रक्रिया है वो 3 महीने बाद उसका साइकिल खुद ब खुद ब्रेक होगा। तो पेरेंट्स इसको लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। सर अब मेरा अगला सवाल अब आपसे ये है कि जिस तरीके से न्यू पेरेंट्स जो बने हुए हैं उनको ये लगता है कि जो जॉन्डिस की अभी शिकायत होती है न्यूबॉर्न में अक्सर करके सभी बच्चों में देखे जाते हैं, तो हालांकि जो न्यू पेरेंट्स बने उनको ये चीज़ समझ में आती है कि क्या हमारी डाइट चार्ट में कुछ चेंजेस थे या फिर हमने कुछ अच्छा नहीं खाया या फिर अच्छी जीवन शैली में हमने उन चीज़ों को शामिल नहीं किया, इसकी वजह से हमारे न्यूबॉर्न को जॉन्डिस की शिकायत हो गई।
हाँ, आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि ये जो परेशानी है वो लगभग हर माता पिता को रहती है कि हमने तो कुछ पीला खाया भी नहीं और हमारे बच्चे को जॉन्डिस हो गया, हमने तो कुछ भारी कुछ खाया नहीं, हमारे बच्चे के पेट में गैस बन गई। तो कहने का मतलब, पहले बात हम जॉन्डिस की करते हैं, तो जॉन्डिस एक रूटीन फिजियोलॉजी है और ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है जो कि अपने आप आता है और अपने आप जाता है। जनरली तीसरे चौथे दिन शुरू होता है और छठे सातवें दिन अपने आप चला जाता है। हाँ, हमें इसका परसेंटेज या हमें ये देखना ज़रूरी है कि कितना जॉन्डिस है। कभी कभी ये जॉन्डिस ज़्यादा होता है जो कि अपने आप ना जाके हम इसको फोटोथेरेपी के द्वारा दूर करते हैं। तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि कितना परसेंटेज है। अगर वो ज़्यादा है तो हम अपने कंसल्टेंट को दिखाएं, अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएं और उसकी मात्रा ज़रूर देख लें कि कितना परसेंटेज है। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो बच्चे के लिए आगे चल के काफ़ी दिक्कत कर सकता है, उसको माइंड को, उसकी रूटीन ज़िंदगी को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। तो ये ज़रूर हम अवेयर रहें इसके लिए। बाकी जॉन्डिस सब बच्चों को होता है, उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। सर, अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से बच्चे ग्रोन करते हैं 6 मंथ के बाद से घर में ये होता है कि कुछ लिक्विड फॉर्म अब दिया जाए दूध के अलावा। तो दूध या तो कुछ पेरेंट्स करते हैं प्रॉपर दूध में लेकर ही रहते हैं कि दूध ही पी रहा है सिर्फ, उसको लिक्विड फॉर्म से और ज़्यादा अटैच नहीं करते हैं। तो किस तरीके की डाइट हमें चेंज करनी चाहिए 6 मंथ के बाद से? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और जनरली मैं अपने जितने मेरे यहाँ माता पिता आते हैं, बच्चे आते हैं, मैं लगभग सबसे ये बात कहता हूँ और ये मान लीजिए ये मेरी प्रैक्टिस का एक अहम हिस्सा बन चुका है, क्योंकि जनरली अवेयरनेस बहुत कम है। और जनरली पुराने लोग, जनरली अब तो नए लोग इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन जो पुराने माता पिता या दादा नानी हैं वो, उनकी नज़र में आज भी दूध के अलावा कोई चीज़ नहीं होती दूसरी। वो अपने बच्चों को दूध के अलावा कुछ भी देना पसंद नहीं करते कि पेट कैसे भरेगा, मेरा बच्चा बड़ा कैसे होगा, कैल्शियम कैसे जाएगा, बच्चे तंदुरुस्त कैसे होगा। उनको हर चीज़ का सलूशन दूध में ही दिखता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे जो बुजुर्ग, जो हमारे पुराने लोग थे, वो बहुत समझदार थे। वो हमारे लिए एक अन्नप्राशन की एक ऐसी व्यवस्था छोड़ के गए थे कि जैसे हमारा बच्चा 6 महीने का होगा हम उसका अन्नप्राशन करेंगे। अन्नप्राशन का मतलब होता है कि अब हमारा बच्चा इस लायक हो गया है या उसकी आंतें इस लायक हो गई हैं कि हम उसको कुछ सेमी फ्लूइड, सेमी लिक्विड या बाहर की कोई चीज़ देना शुरू करें। और जनरली माता पिता इस बात को समझ नहीं पाते हैं। उन्होंने अन्नप्राशन को सिर्फ एक रीति रिवाज बना के रख दिया है कि उस दिन कोई बड़ा आएगा, खीर चटाएगा और दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं। पर होना ये चाहिए कि आज से हमारा बच्चा जो है ऊपर के खाने के लिए तैयार हो गया है। अब हम उसको सब्जी का सूप दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, घुटा हुआ दलिया दे सकते हैं, फ्रूट्स की स्मूदी दे सकते हैं, व्हाटएवर, सब कुछ दे सकते हैं। पर वो देना ही नहीं चाहते बिल्कुल। सब कुछ आप थिक फॉर्म में आप देख सकते हैं, उसको ब्लेंड कर दीजिए। इस फॉर्म में भी आप 6 मंथ के बाद बहुत कुछ देने के लिए है, लेकिन जनरली अभी भी सबके जहन में यही है कि हम साल, 1.5 साल, 2 साल तक दूध ही पिलाते रहते हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से हमारी जो माएँ हैं वो कहीं ना कहीं अब इस चीज़ को देखती हैं कि मालिश करना उतना कारगर नहीं है, जबकि हमारी जो पुराने जो पीढ़ी हैं, जैसे हमारी माँ है, हमारी दादी माँ है, उनका ये कहना है कि बॉडी मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे मसल्स टाइट होते हैं, उनके अंदर एनर्जी आती है, पावर बिल्डअप होता है। तो ये कितना कारगर होता है? देखिए, मालिश को कोई भी डॉक्टर मना नहीं करता और ऐसा नहीं है कि मालिश कारगर नहीं है या मालिश ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ का एक अहम रोल है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन एक और तरीका है कि कुछ माएँ या कुछ दादी या कुछ पुराने लोग क्या करते हैं, दिन में 3-3 बार मालिश करते हैं। वो गलत है। बच्चों के साथ पहलवानी करते हैं, वो गलत है कि बिल्कुल रगड़ रगड़ के बच्चा बेचारा हमारा आदमा रहा हो, जरा ब्लड शुगर उसकी लो हो गई, दूध पीना बंद कर दिया उसने और हम लगे हुए मालिश करने में। जेंटल मसाज करिए, दिन में 1 बार करिए, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करते हैं, धूप में ले जाएंगे, इतनी तेज़ धूप होती है, या सर्दी के समय उसको धूप में ले जाएंगे, हवा चल रही होती है और कपड़े खोल के मालिश करना शुरू कर देंगे। बच्चे को हवा लगती है, निमोनिया हो जाता है, बच्चे की सांस तेज चलने लग जाती है, उल्टा असर पड़ जाता है। आप ठीक करने के बजाय बच्चे को और ख़राब कर देते हैं। ठंड में हमारे पास इतने केस आते हैं, निमोनिया के केसेस आते हैं, ब्रोंकोलाइटिस के केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं ड्यू टू मालिश, कि हम मालिश करने के लिए छत पे ले गए थे, बच्चे को हवा लग गई और देखिए बच्चा तो उसकी पसली चल रही है, बच्चे की सांस बहुत तेज चल रही है।
तो इन सब बेसिक चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि हम अगर मालिश कर रहे हैं तो किस वातावरण में कर रहे हैं, हमें कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि ओपन एरिया में हम मालिश करने लगते हैं और उनका इम्पैक्ट जो होता है वो निमोनिया के रूप में आ जाता है। सर अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से हमारे जो बच्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोबाइल के एक अट्रैक्शन में आते हैं कि मोबाइल एक नई चीज़ उनको दिखी, तो उसके लिए प्रॉब्लम भी अब ये खड़ी हो रही है कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है, शांत हो गया है बिल्कुल। तो इस फेज पे हमारे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि वो सबसे पहले तो वो अपना ही मोबाइल देखना कम करें। अगर वो खुद मोबाइल देखना कम करेंगे तो हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हो उल्टा रहा है। क्यों उल्टा हो रहा है कि आजकल की जो मदर्स हैं, आजकल वो बगैर मोबाइल के तो खाना ही नहीं खिलाती हैं अपने बच्चों को, कि वो एक तरफ मोबाइल में पोएम चल रही है या कोई कार्टून चल रहा है, दूसरी तरफ वो चम्मच से खा रहा है। अब आप समझिए वो क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, कोई टेस्ट नहीं है, बच्चे को कुछ नहीं पता, बस वो तो उलझा हुआ है सामने। तो शुरुआत माता पिता ही करते हैं। ये गलत प्रैक्टिस है, इसको बंद करना चाहिए। हम लोग अपने बहुत सारे माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं करिए, लेकिन आज की डेट में कोई नहीं मान रहा। सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट बच्चों में है ना, वो मोबाइल का ही हो रहा है। कहीं कोई पोएम लगा दी, कहीं कोई कार्टून लगा दी। आजकल तो तरह तरह के चैनल हैं, बहुत सारे वो हैं जिसमें बच्चों को उलझाए रखा जाता है। कृपया ऐसा नहीं करिए। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि आज की डेट में आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो एक शब्द है जिसको बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज्म। बच्चे उसका शिकार हो रहे हैं, देर से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, जिद्दी हो गए हैं, हाइपर एक्टिव हो गए हैं। ये सारी समस्याएं मोबाइल से आ रही हैं। इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपने बोला कि मोबाइल की वजह से बच्चे शांत हो जाते हैं, तो इसका फिजिकली भी उतना ही इम्पैक्ट पड़ता है जितना मेंटली पड़ रहा है? देखिए, फिजिकली और मेंटली बच्चों का मोबाइल पे स्क्रीन से बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो हमारे हैं, आप उनके हाथ से मोबाइल हटा लीजिए ना एक बार के लिए, देखिए कैसे भागने लगते हैं, कैसे चीज़ों को तोड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, अपने सर मारने लगते हैं। तो ये हाइपर एक्टिव बच्चे हो जा रहे हैं। दूसरा, अब आप देख लीजिए कि 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, 3.5 साल का बच्चा बोल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बोलना सिखाया ही नहीं। हमने ज़्यादातर टाइम पे उसको मोबाइल पकड़ा दिया। जब हमको उसको बताना था गा से गमला और चा से चंदा मामा, तो हम उससे बहुत दूर रहे। हमने सिखाया ही नहीं उसको, कुछ भी टाइम ही नहीं दिया, क्योंकि हम भी मोबाइल में लगे हुए हैं और हमारा बच्चा भी मोबाइल में लगा हुआ है। तो कम से कम आप घर के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करिए। स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं, टीवी बंद करिए, अपना जो लैपटॉप आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम आप बच्चों को दीजिए। बच्चों को सिखाना होता है, बच्चों को लोरी सुनानी होती है, बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करना होता है। बच्चों को अलग नहीं रखना कि आप दूसरे कमरे में बैठ गए, वो दूसरे कमरे में बैठ गए, या बच्चे को आपने मोबाइल पकड़ा दिया, आप अपने काम में उलझे हुए। ये एक नया प्रचलन है आज के दौर में, जिसको बंद करना ही पड़ेगा। अगर आपने बच्चा पैदा किया है तो उसकी सारी जिम्मेदारी माँ बाप की है, घर वालों की है, उससे आप बच नहीं सकते बिल्कुल भी। सर जिस तरीके से आप मोबाइल को लेके आपने बोला कि वो हार्मफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी देखा जा रहा है कि जितने स्कूल के प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं वो गूगल से ही होके जाते हैं। गूगल पे हमें उसको सर्च करना ही है, बच्चे को दिखाना है इमेज। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम कार्टून से बचा सकते हैं, लेकिन स्कूल के प्रोजेक्ट से कैसे बचाया जाए? तो इसको क्या स्कूल को भी हम जिम्मेदार माने कि स्कूल का जो है एडमिन वो मोबाइल के ही थ्रू आउट होके होमवर्क सारे करवा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। इसलिए इसके बारे में तो मैं आपके चैनल से कहना भी चाहूँगा कि आजकल एक नया फैशन हो गया है स्कूल में कि वो सारा का सारा होमवर्क जो पहले, क्योंकि मेरा बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है और छोटी क्लास से रहा, तो मैंने देखा कि पहले क्या होता था, सारा का सारा होमवर्क जो है वो कॉपी में लिख के आता था या एक चिट में बाकायदा कंप्यूटराइज लिख के आता था। बिल्कुल ठीक है। अब उसको क्या कर दिया कि फट से उन्होंने बटन दबाया और आपके सबके सेंड कर दिया। पेपर की बचत तो हो गई, लेकिन हम घूम फिर के जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट किस पे हो गए? मोबाइल पे हो गए। तो अगर इस प्रैक्टिस से हम बच सकते हैं तो बचें। ये एक गलत प्रैक्टिस की तरफ हम जा रहे हैं।
हाँ, दूसरा मैं बात करता हूँ कि क्योंकि आज की दुनिया बढ़ गई है, बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें लेटेस्ट आ गई हैं, तो उसको हमको सर्च करना ही पड़ेगा, गूगल में सर्च करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट देखने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत है ना, और ज़रूरत के लिए ही ये चीज़ बनी है। तो अगर हम उसका इस्तेमाल ज़रूरत के लिए करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर सिर्फ उसको कार्टून या अपने को बिजी रखने के लिए करेंगे तो ये गलत है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि कितना आप मोबाइल अपने बच्चे को डेफिनेटली, दें। बिल्कुल। सर, अब मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से 3 साल से 5 साल के बच्चे जब हो जाते हैं तो अमूमन ये होता है कि माँ बाप सोचते हैं किस तरीके की डाइट प्लान की जाए ताकि उनका मेंटल ग्रोथ भी उतना ही कैपेबल हो जितना फिजिकली एक्टिव हो। तो किस तरीके की डाइट प्लान हमें रखनी चाहिए? देखिए, आप दो अलग अलग बातें कह रहे हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी फिजिकल फिटनेस की। बिल्कुल। ठीक है, और फिजिकल फिटनेस आती है अच्छा खाने से, अच्छा खाने से, फिजिकल एक्टिविटी से आती है, दूसरी कोई चीज़ नहीं काम करती। और हम लोग अभी भी इससे अनअवेयर हैं। हम लोग अच्छा खिला ही कहाँ रहे हैं, हम लोग खिला रहे हैं क्या? कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मैगी, फ्रूटी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी का रोज़ की रूटीन में ला दिया है। घर पहुँचेंगे तो चॉकलेट लेके पहुँचेंगे, बच्चा जिद कर रहा है तो चिप्स दिलाएंगे उसको, खाना नहीं खा रहा तो मैगी खिला देंगे उसको, और अगर बहुत खुश हो गए तो आज तुमको पिज़्ज़ा खिलाएंगे। हम उस पे आ गए, हमने फ्रेश उसको कुछ भी नहीं खिलाया, हमने प्रोटीन डाइट के नाम पे उसको कुछ भी नहीं दिया, कार्बोहाइड्रेट के नाम पे हमने कुछ भी नहीं दिया, और सबसे बड़ी बात फिजिकल एक्टिविटी जो कि आज की डेट में जीरो है। हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वापस वो आता है, टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, उसके बाद वो ट्यूशन में पढ़ने बैठ जाता है, फिर उसके बाद फिर मम्मी खुद पढ़ाने लग जाती हैं। मैं अपने आने वाले सारे पेरेंट्स से पूछता हूँ कि आपने अपने बच्चे को आज कितनी देर के लिए खिलाया, कितनी देर उसने साइकिल चलाई, कितनी देर उसने कोई रनिंग करी, या कितनी देर उसने डांस किया, या कुछ भी किया? तो उसमें ना में जवाब होता है, सर उसको समय नहीं मिलता, मेरा बच्चा तो स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, होमवर्क करता है, उसका ट्यूशन आ जाती है, पूरा दिन तो उसी में निकल जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी है जीरो, खाना है बिल्कुल बेकार, तो बच्चों की फिजिकल हेल्थ और उसकी वजह से मेंटल हेल्थ दोनों बर्बाद हो रही है। तो सर, यही जानना चाहूँगी कि किस तरीके से माँ बाप जो हैं उनको आपने ये मैसेज दिया कि जंक फूड से अपने बच्चों को बचाएं, लेकिन एक हेल्दी डाइट चार्ट की अगर बात करूं तो उस हेल्दी डाइट चार्ट में बच्चों के सामने भी ये टेंशन आती है कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं खाना है। तो वहाँ भी माएँ जो हैं वो परेशान होती हैं कि मैं उनको किस तरीके से बच्चे को खिलाऊं ये खाना। जैसे सेरेल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, अमूमन बच्चे इन चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो अगर बात करूं वहाँ पे कि किस तरीके से हम डाइट फॉलो करें ताकि बच्चों को वो चीज़ें अच्छी भी लगें और उनका हेल्थ भी बिल्डअप हो जाए। देखिए, बनाने की बात है, अगर हमारे बच्चों को फ्रूट्स नहीं अच्छे लग रहे तो स्मूदी खा सकते हैं, ठीक है, अगर दाल नहीं अच्छी लग रही तो सब्जी खा सकते हैं। हर चीज़ को अगर हम एक इंटरेस्टिंग वे में ले जाएंगे तो किसी भी चीज़ को बच्चे को खिला सकते हैं। और दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि हर घर में एक रूल फॉलो होना चाहिए, सबके घरों में, कि आज हमारे घर में ये बनेगा और हमको ये खाना है। उसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि नहीं, वी डिनाई इट, कि हमने डिनाई कर दिया आज हम खाना ही नहीं खाएंगे। जैसा मुझे कई बार सुनने को मिलता है क्लिनिक में कि मेरे बच्चे ने तो आज पूरे दिन खाना ही नहीं खाया क्योंकि हमने दाल बनाई थी, या आज हमने ये वाली सब्जी बनाई थी तो मेरे बच्चे ने आज खाना ही नहीं खाया। तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है, हमको ऐसा नहीं करना। अगर हमारा बच्चा एक सब्जी नहीं खा रहा तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो और कौन कौन सी सब्जी खा सकता है। उसके बदले ये नहीं कि उसके बदले पिज़्ज़ा आ गया या उसके बदले बर्गर आ गया, या हमने उसको 2 चिप्स के पैकेट दिला दिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल इजी एक फूड मान सकते हैं कि पिज़्ज़ा क्विक आपने ऑर्डर किया और आपके घर तक आ गया और आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपके बच्चे ने भी इंटरेस्ट के साथ खा भी लिया। लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि उनका एक साइड इफ़ेक्ट भी आता है बॉडी में। डेफिनेटली आता है मैम। तो सर, जिस तरीके से आपने डाइट चार्ट के बारे में बताया, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने डाइट चार्ट को बताया, इस सीज़न में जिस तरीके से ठंड और गर्मी का एक मिक्सचर कह सकते हैं इस टाइम पे, तो इस टाइम ड्यूरेशन में आपके पास किस टाइप के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों को लेके? इस समय हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं वो वोमिटिंग, लूज मोशंस, और साथ में कुछ बच्चे खांसी के भी आ रहे हैं।
क्यों आ रहे हैं? एक तो ये मौसम चेंज का समय है, तो इस समय मैंने जैसे पहले भी कहा था कि इस समय वायरल डिसीज़ थोड़ी बढ़ जाती हैं, और जनरली जो खांसी जुकाम या हम जिसको डायरिया बोलते हैं, तो ये वायरल डायरिया की तरीके से एक है जिसमें लूज मोशंस वगैरह आ रहे हैं। खांसी जुकाम इसलिए भी आ रहा है कि बड़े बच्चे जो हैं इस समय थोड़ी सी गर्मी आने लगती है और उनको शरबत या फ्रूटी या कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम बहुत अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी है अपने बच्चों को इस समय, जब तक कि पूरी तरह गर्मी ना आ जाए, ठंडे से बचाना है, ठंडी चीज़ों से बचाना है कि वो ठंडी चीज़ें कम से कम खाएं। अगर वो कम खाएंगे तो जनरली बीमार नहीं पड़ेंगे। तो सर ऐसे में आप पेरेंट्स को किस तरीके से गाइड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टफ सिचुएशन हो जाता है कि आइसक्रीम बाहर दिख रही है और हमें बच्चे को मना करना है, क्योंकि बिल्कुल गर्मी जो है वो अभी आया है। गर्मी हमें बिल्कुल यही उनको बताना है जो आपने मुझसे सवाल किया कि गर्मी बिल्कुल अभी आई है, बिल्कुल, और आपके लिए ये चीज़ नुकसानदायक हो सकती है। अभी अभी स्कूल भी खुले हैं, सब बच्चे, हो क्या रहा है कि एक बच्चा बीमार होता है तो पूरी क्लास को बीमार करता है। बिल्कुल। तो हमें कोशिश करनी है कि एक हेल्दी वातावरण रहे, एक एटमॉस्फेयर ऐसा रहे जिसमें सारे बच्चे सुरक्षित रहें। वो तभी रह पाएंगे जब हम उनको इतना समझा ले जाएंगे कि बेटा अभी अभी गर्मी शुरू हुई है, ये चीज़ आपको नुकसान कर सकती है। अगर आप 15 दिन 20 दिन वेट कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात माता पिता को भी समझनी है और बच्चों को भी समझानी है। सर हमने अब बात करी कि डाइट चार्ट कैसी होनी चाहिए, एक एज ग्रुप में डाइट कैसी हो, किस तरीके की हम सीजनल प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं फूड्स को लेके, आइसक्रीम जंक फूड को लेके। अब सर बात आती है कि जो हमारे 5 ईयर से 10 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें क्या होता है, पढ़ाई का भी एक लेवल होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कहीं ना कहीं खाना नहीं खा पाते हैं, या यूँ कहें कि इंटरेस्ट जो है वो मर जाता है। पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है, प्रेशराइज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स को किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करनी चाहिए? पहली बात तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं, जो आपने मुझसे कहा कि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए, ये सो कॉल्ड प्रेशर आपने बना लिया है नहीं। हो सकता है मेरी बात बहुत लोगों को ख़राब भी लगती है, लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, चलिए आज आपके चैनल से भी ये बात बोल देता हूँ कि ये पढ़ाई का प्रेशर हमने ज़बरदस्ती बना रखा है और बच्चों को दे रखा है कि बेटा आपके 100% नंबर आने चाहिए, 99% आने चाहिए, 97 आने चाहिए। इसके नीचे तो पापा को अच्छा ही नहीं लगेगा, इसके नीचे तो आपके दादाजी को अच्छा ही नहीं लगेगा। क्या हमें इतने नंबरों की ज़रूरत है? खुले दिमाग से आप सोचिए कि क्या हम अपने बच्चों को किस तरफ ले जा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं। ठीक है, बच्चों को मेहनत कराना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम करेंगे आगे, कैसे काम चलेगा आगे जाके? उनको बहुत टफ कॉम्पिटिशन्स देने हैं आगे। हमारे जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं वो बहुत टफ होते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उसमें उनको मेहनत तो करना ही है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस एज में खेलने कूदने की उम्र थी, हमने उनको ओवर प्रेशराइज कर रखा है पढ़ाई के लिए। इससे बचना है। अगर हम इससे बचा ले जाएंगे तो उनकी मेंटल और फिजिकल दोनों ग्रोथ बहुत अच्छी होंगी। सर आपने जिस तरीके से बताया कि हम कहीं ना कहीं प्रेशर हमने खुद बना रखा है बच्चों के दिमाग में, माहौल में, कि आपको 100% ही लेकर आना है, तो उन पेरेंट्स के लिए भी ये एक तरीके का लेसन है कि आप प्रेशराइज ना करें अपने बच्चों को इजी लाइफस्टाइल दें। सर मेरा अगला सवाल अब आपसे ये है कि जिस तरीके से बच्चों के खाने पीने की अगर बात करूँ तो खाने पीने में क्या क्या और चेंजेस हो जाते हैं 5 से 10 साल के बच्चों में? जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं वो बाहर की चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागते हैं, जंक फूड की तरफ ज़्यादा भागते हैं, घर का खाना कम अच्छा लगता है। और जनरली जैसे मैं भी अगर किसी के घर जाता हूँ ना, तो पहले क्या होता था कि हम लोग किसी के घर फ्रूट्स लेके जाते थे, बिल्कुल, या फ्रेश मिठाइयाँ लेके जाते थे, ठीक है, वो कल्चर अब चेंज हो गया। अब हम किसी दूसरे घर में जाते हैं ना तो चॉकलेट्स लेके जाते हैं, चिप्स लेके जाते हैं, या एक बाज़ार में बना बनाया बंडल मिल जाता है जिसमें चिप्स भी होता है, चॉकलेट भी होती है, फ्रूट्स भी जूसेस भी होते हैं। तो एक ये नया चलन चल गया है, मुझे लगता है इसको ब्रेक करना चाहिए कहीं ना कहीं। हम उनको वही चीज़ खिलाने को दे रहे हैं जो हम मना कर रहे हैं, तो हमें इससे बचना है। अगर हम उनको फ्रेश फ्रूट लेके जाएंगे ना तो वो उनके शरीर में लगेंगे, उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन वो कल्चर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर हम चाहें तो उस कल्चर में हम वापस जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों को अच्छा खिलाएं,
फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा खेलने को मिले, भले ही वो किसी भी फॉर्म में हो। आपके पास कुछ नहीं है, आप फ्लैट में रहते हैं, छोटी जगह पे रहते हैं, तब भी आप एक रस्सी 100 रुपए की खरीद के दे सकते हैं कि बच्चे को बोलें कि तुमको 100 बार रस्सी कूदनी है। वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी है। आप सीढ़ी उतर चढ़ा सकते हैं कि चलिए आप एक काम करो, जरा आज 100 बार सीढ़ी चढ़ो उतरो, ये भी एक आप काम कर सकते हैं। साइकिल दे सकते हैं कि आप अपने फ्लैट के एरिया में या अपने कंपाउंड के एरिया में आप साइकिल चला सकते हैं। आप अपने बच्चे को डांस सिखा सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करानी पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी करानी पड़ेगी, जिससे कि उनका ब्रेन अच्छा डेवलप हो। बगैर उसके तो बच्चा पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि अपने बच्चों को हम कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेट हम करें उनको, चाहे वो डांसिंग हो या फिर साइकिलिंग हो, कहीं ना कहीं आप आउटडोर में उनको इन्वॉल्व करें। अजय वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। यहाँ तक कि न्यूबॉर्न से लेके 5 to 10 इयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए इतना अच्छा बताने के लिए कि किस तरीके से हमारे जो पेरेंट्स हैं इन चीज़ों को फॉलो करें, उनके डाइट को देखें और ज़्यादा परेशान ना हो। और ऐसे ही देखते रहिए JMD न्यूज़।